कर दिया। आज पढ़ते हैं हम कक्षा 11 गणित का पहला चैप्टर समुच्चय सेट। समुच्चय किसी संख्या या वस्तु के सुपरिभाषित समुच्चय को सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का क्या अर्थ है समझना। जैसे मान लो हमने एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, ठीक है। हम एक ग्रुप बना रहे हैं, अपना एक समूह बना रहे हैं, कोई एक संस्था बना रहे हैं, तो उसके कुछ नियम कायदे कानून होंगे नहीं होंगे। जैसे हमने कोई ग्रुप बनाया तो उसको कुछ नियम बनाएंगे ना कि किस तरह के लोग इसमें रहेंगे, किस तरह के लोग नहीं रहेंगे, किस तरह से इसमें काम होगा, किस तरह काम नहीं होगा। अगर मान लो हमने जो नियम बनाए हैं उन नियमों पर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता तो वह हमारे उस समूह का सदस्य नहीं होगा, वो हमारे उस समूह का सदस्य होगा नहीं होगा। उसी प्रकार संख्याओं का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसको हम बता पाएं, जिसको पूर्ण रूप से डिफाइन कर पाएं, वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में, क्या कहा, किसी भी वस्तु के बारे में निर्धारित रूप से निर्णय लेना, निर्धारित रूप से निर्णय लेना कि वह उस समूह का सदस्य है या नहीं। हमने बताया ना कि हमने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का कोई पालन करेगा तो उसका सदस्य रहेगा, नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। तो किसी भी वस्तु के लिए जो निर्धारित नियम है हमारे, और उसके बारे में निर्णय ये लेने कि वो उसका सदस्य है या नहीं है, क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैं लिख दूं उदाहरण के लिए, विश्व की सभी पुस्तकों का समूह, विश्व की सभी पुस्तकों का समूह। अब सारी पुस्तकों को इकट्ठा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बताइए, किया जा सकता है ना? ओके, ना जा सकता है। वो बात अलग है कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी वो सुविधा नहीं है, लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है ना, व्यवस्थित किया। पुस्तक है तो आ जाएगी ना पुस्तक की श्रेणी में। हमने ये तो नहीं कहा धार्मिक पुस्तक, ये तो नहीं कहा फिर अलग अलग धर्मों के हो जाएंगे, आप कहेंगे मॉडिफाई हो भी सकती है, नहीं हो सकती है ना। जैसे हम कहें हिंदू पुस्तकों का संग्रह तो केवल हिंदुत्व की पुस्तकें लाई जाएंगी उसमें। तो ऐसा समूह जिसको हम क्या कर पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे। जैसे हम कहें भारत की सभी नदियों का समूह, भारत की सभी नदियां। अब जो भी नदियों के नाम हम लेंगे वो कहाँ की होंगी? केवल भारत की। ऐसा तो नहीं जाकर लंदन की गंगा थैम्स को ले आए और लिखते हैं थैम्स नदी, पर आपको और नहीं ये भी है तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम वहीं कहूँ विश्व के 5 गणितज्ञों के नाम। अब विश्व के 5 गणितज्ञ मेरे लिए कोई और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं ना। तो क्या हम इसको व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे? जब सभी का उत्तर एक जैसा मिले, कैसा मिले, तब तो समुच्चय है। और अगर सबके उत्तर अलग अलग मिल रहे हैं उस बारे में तो समुच्चय नहीं है। अर्थात ये दो तो हमारे समुच्चय होंगे, लेकिन ये तीसरा समुच्चय नहीं होगा। ये बात समझ में आई? फिर हम समझते हैं समुच्चय का निर्धारण। देखिए समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं। समुच्चय का निर्धारण क्या बोलते हैं? समुच्चय के निर्धारण के लिए तरीका समझिए। समुच्चय को जिस चीज से हम दर्शाते हैं वो है अल्फाबेट्स का पहला अक्षर, वो भी बड़ा सा। जैसे हमने कहा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? कैसे? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसको दर्शाते हैं समुच्चय को, ठीक है। दूसरी शर्त हमारी इसके लिए, दूसरी शर्त यह होगी कि इसे हमेशा मंझला कोष्ठक में लिखते हैं, काय में लिखते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन इसकी होगी
जो इसके सदस्य होंगे, इसके सदस्य या अवयव, क्या बोलते हैं, अवयव को अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, छोटे अक्षरों से लिखते हैं, ठीक है। और वो भी कैसे लिखते हैं, कॉमा लगा कर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, कॉमा लगा कर। इतनी बात समझ में आ गई ना, नोट करना है, नोट। आगे अब दर्शाते हैं, जैसे हमने कहा ए, कोई एक समुच्चय ए, ठीक है। इसको काय में लिखा हमने, महिला कोष्ठक में। 1 2 3 4, ये सभी 1 2 3 4 ये क्या होंगे, ये उस सदस्य के समुच्चय के या तो सदस्य कहें, या अवयव कहें, या एलिमेंट्स कहें। बात समझ गई ना। कैसे लिखेंगे इनको हम, कॉमा लगाकर। जैसे मान लीजिए हमने बी बराबर ए बी सी डी एफ या ई, इस तरह से लिखते चलिए। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सदस्य। ये स्मॉल लेटर में रहेंगे और ये कैपिटल लेटर। जिसको हम पहले दर्शा रहे हैं, जिसको हम समझ बता रहे हैं, हमारा समझ ये है, उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर। काय के अंदर लिखेंगे, महिला कोष्ठक के अंदर। कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में। क्या लगाकर लिखेंगे, कॉमा लगाकर। इतनी बात समझ में आ गई ना, इज दैट क्लियर। अब जैसे मैं कहूं कोई हमारा एक समुच्चय ए, क्या है, ठीक है। इसके अंदर मान लो हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये सभी आ रहे हैं। अब मैं कहूं कि ये जो स्मॉल ए है, ये इस तरह का चिन्ह बना के मैं ऐसे लिख दूं। इस चिन्ह को फिजिक्स में बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, फिजिक्स में इस चिन्ह को बोलते हैं एप्सिलॉन। लेकिन वही गणित में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू का मतलब होगा संबंधित। अर्थात ए जो है वो समुच्चय ए का एक भाग है, ए जो ए से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर कहीं एफ आ रहा है, नहीं आ रहा। मैंने लिखा है यहाँ पर ए डज नॉट बिलोंग टू ए। एफ जो है वो ए का सदस्य नहीं है। कहीं इसमें दिख रहा है एफ आपको, नहीं है ना, नहीं दिख रहा तो क्या चिन्ह बनेगा, डज नॉट बिलोंग टू। क्या बोलते हैं इसको, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे समुच्चय को किस तरह से हम व्यक्त करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक। समुच्चय को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कितने तरीके से, समुच्चय को प्रदर्शित दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है हमारा सारणी विधि। सारणी विधि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। दूसरा होता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि अंग्रेजी इसकी होती है सेट बिल्डर मेथड। अब देखो दोनों में कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हमें कोई चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसी में चलने वाली है, आपकी पूरा समुच्चय इसी में चलने वाला है, इसलिए पूरा ध्यान यही करो, ठीक है ना। अगर हमें कोई चीज सारणी विधि में लिखनी, तो हमने कहा एक समुच्चय ए, जिसको महिला कोष्ठक में लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10, ठीक है। आपको जैसे दिया होगा 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है, जिसको क्या कहेंगे हम सारणी विधि। महिला कोष्ठक के अंदर सारे अवयव खोल दिए जाते हैं। दूसरा तरीका होगा इसी को लिखने का, ए बराबर महिला कोष्ठक एक्स सच दैट एक्स। ये जो चिन्ह है दो बिंदुओं का, इसे कॉलन या सेमीकोलन बोलते हैं। मैथ की भाषा में इसको बोला जाता है सच दैट। क्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमने लिखा एक्स सच दैट। एक्स जो है एक, क्या है, बिलोंग्स टू एन। क्या बिलोंग करती है, एन। एन क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या।
x जो है एक प्राकृतिक संख्या, ये सभी प्राकृतिक संख्या लिखी ना, जो 1 के बराबर और 1 से बड़ी है, 1 भी है और 1 से बड़ी है, तथा 10 के बराबर व 10 से छोटी है। जो इस तरह से लिखेंगे हम, ये कहलाएगा हमारा समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। और जो इस तरह से लिखेंगे उसको हम कहेंगे सारणिक विधि या फिर रोस्टर मेथड। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ एन लिखा ना जी, ऐसे कुछ प्राकृतिक चिन्ह होते हैं, जैसे चिन्ह हैं जिनको हम दर्शाएंगे। देखो कौन कौन से हैं। संकेत चिन्ह, क्या बोलते हैं इनको हम? संकेत चिन्ह। ध्यान देना, प्राकृतिक संख्याओं के लिए एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। पूर्णांक के लिए जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या के लिए डब्ल्यू लिखते हैं। परिमेय संख्या के लिए क्यू लिखते हैं। अपरिमेय संख्या के लिए आई लिखते हैं। वास्तविक संख्या के लिए हम आर लिखते। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपको प्रयोग होंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू जेड। अगर मान लो हमारा जो पूर्णांक वो ऋणात्मक है तो हम इस तरह लिख देते हैं, जेड के ऊपर ऋण की चिन्ह लगा देते हैं। अगर हमारा पूर्णांक धनात्मक है तो हम जेड के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जिससे ये पता होने लगता है कि पूर्णांक धनात्मक है कि पूर्णांक ऋणात्मक। इतनी बात सबके समझ में आ गया? अब देखो, अब हम देखेंगे कि समुच्चय को कितने भागों में बांटा गया है। क्या देखेंगे? समुच्चय को कितने भागों में बांटा गया। समुच्चय को उसकी गिनती के आधार पर और उसके गुण के आधार पर हम कुछ भागों में बांटते हैं। ठीक है? जिसमें से पहला कहलाएगा हमारा परिमित समुच्चय। कौन सा? पहला है हमारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फिनाइट सेट। क्या बोलते हैं? ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है। क्या काम है? जिसके अवयवों की संख्या, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कहते हैं। अब कैसे निश्चित हो ये समझना है। ठीक है? जैसे मैंने कहा समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या निश्चित है ना कि 6 तक गए, अनंत तक तो नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहा ना, तो एक जगह निश्चित हो गया। बात समझे? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। एक चीज और याद रखना, जैसे हमने लिख दिया ए बराबर ब्रह्मांड के तारों का समूह, तो आप इसको देखेंगे तो तुरंत दिखाएंगे अपरिमित, इसको नहीं व्यक्त किया जा सकता। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इसको गिन पाए, वरना तारों को भी क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। परिमित है, व्यक्त किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा विश्व की सभी पुस्तकों का समूह गिना जा सकता है, पुस्तकों को व्यक्त किया जा सकता है। सीमित होंगी, असीमित तो है नहीं, लिमिटेड होंगी ना। जब लिमिटेड है तो उनको क्या कर सकते हैं? हम व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात परिमित समुच्चय। ऐसा नहीं कि आप इसको देखो तुरंत कह दो कि नहीं गिना जा सकता, निश्चित नहीं, अनंत होंगे, और तुरंत ही अपरिमित। यह परिमित समुच्चय याद रखना। ठीक है? दूसरा होता है हमारा अपरिमित समुच्चय। आप कहोगे सर जी बार बार अपरिमित बोल रहे थे, कहा है? तो अपरिमित सुन लो। अपरिमित समुच्चय इसको बोलते हैं इनफिनाइट सेट। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। कैसी हो? क्या कहलाएगा?
या जिसके अवयवों की संख्या को निश्चित रूप से व्यक्त ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समोच्च। इतनी बात समझ गए? जैसे मैंने कहा a बराबर सभी वास्तविक संख्याओं का योग, सभी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या इसको अनंत तक मॉडिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अनंत तक जाएगा उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। जिसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समोच्च। बात समझे? इसके आगे देखते हैं। अगला होता है हमारा रिक्त समोच्च। कौन सा? अगला होता है हमारा रिक्त समोच्च। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइड या एम्पटी या नल सेट। ठीक है ना? एम्पटी, वाइड या नल सेट। ऐसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, अर्थात एक भी अवयव न हो। क्या कहा? ऐसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या एक भी ना हो, शून्य हो। ऐसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्च। इसे हम फाई से दर्शाते हैं। काय से? ये फाई का चिन्ह है। या दो मंजिला कोष्ठक बना देते हैं, एक बंद एक वो, और उसमें कोई संख्या नहीं लिखते, वो क्या कहलाएगा? फाई। क्या कहलाएगा? फाई। ठीक है ना? अब उदाहरण देखें। जैसे मैं कहूँ आपसे फाई बराबर x सच दैट x एक विषम संख्या जो 2 से विभाज्य। क्या ऐसी कोई विषम संख्या हो सकती है 2 से विभाज्य? विषम संख्या वही होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए। कोई संख्या नहीं होगी ना। जब कोई संख्या नहीं होगी तो समुच्च कैसा हो जाएगा? रिक्त समुच्च। क्या होगा? इधर क्लियर? अब रिक्त के बाद आता है हमारा अगला समुच्च एकल समुच्च। कौन सा? एकल समुच्च। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम, क्या बताया था हमने? क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ठीक है ना? ऐसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो। कितनी हो? केवल एक हो। तो ऐसा समुच्च क्या कहलाएगा? एकल समुच्च। जैसे मैं कह दूं आपसे ए बराबर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। तो वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो एक ही है ना, रामनाथ कोविंद। तो नाम लिख देंगे हम रामनाथ कोविंद। इज दैट क्लियर? अगर मैंने लिख दिया बी बराबर महिला कोष्टक में 0, तो अब 0 देखकर आप ये ना समझना कि ये समुच्च है। 0 इसका एक ही अवयव है। 0 क्या इसका एक अवयव और एक ही अवयव होगा तो कैसा कहलाएगा? एकल समुच्च, ना कि रिक्त समुच्च। जब कोई भी अवयव नहीं होंगे तब क्या कहलाएगा? वो तब कहलाएगा रिक्त समुच्च। और एक आएगा तो क्या कहलाएगा? एकल समुच्च। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला देखिए, अगला कहते हैं समान समुच्च। क्या कहते हैं? अगला कहलाता है हमारा समान समुच्च, जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं? समान समुच्च। अंग्रेजी होती है इक्वल सेट। अब देखो इसकी बात सही समझो। पहले मैंने कहा समान समुच्च। अगर कोई चीज किसी के समान है तो सामान्य सी बात है, वहां पर अकेला तो नहीं आएगा ना। वो अकेला आएगा कोई? जैसे मैंने कहा मैं आपके समान हूं, मैं अकेला हूं या आप भी मेरे साथ, आप भी हैं।
तो जब भी कहीं पे तुलना होती वहीं पे समान अधिक कम किया जा सकता है, अर्थात उसमें दो कैसे होंगे, एक साथ होंगे ना। अगर दो समुच्चय एक साथ आ जाए और उनकी तुलना कराएं तो पहले वाले के सभी अवयव, पहले वाले के सभी सदस्य दूसरे वाले में हो, दूसरे के समान हो, और दूसरे वाले के सभी अवयव पहले की तरह हो, तो दोनों एक दूसरे कैसे कहलाते हैं, वो समान समुच्चय कहलाते हैं। पहले के सभी अवयव कहाँ हो, दूसरे में, और दूसरे के सभी अवयव कहाँ हो, पहले में, तो दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय, इक्वल सेट। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी, ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें पहले के सभी अवयव दूसरे में तथा दूसरे के सभी अवयव पहले में होते हैं या पहले की तरह होते हैं। बात समझ में आएगा, पहले में होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं इक्वल सेट। क्या कहते हैं, इक्वल सेट, समान सेट कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना है, जैसे मैंने ध्यान से देखना था, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल ABCD, फिर लिखा मैंने सेट बी बराबर DBCA। इनका क्रम तो अलग अलग है लेकिन सभी में अवयव वही है ना, ABCD इसमें, ABCD इसमें। तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो किसके बराबर है, जब भी हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं बराबर का, तो इक्वल सेट को दर्शाता है, दर्शाता है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। इसकी विशेषता जान लो, इसकी विशेषता क्या है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने कहा x, क्या कहा मैंने, x बिलोंग्स टू A, क्या कहा, x बिलोंग्स टू A इंप्लाइड दैट, ये जो चिन्ह होता है इसमें दाएं तरफ का निशान होगा, इसको बोलेंगे हम इंप्लाइड दैट। ये ध्यान से देखते हैं ना, क्योंकि आपको बोलना है इन सबको, समझ की भाषा में इसको क्या कहेंगे, बराबर नहीं लगाते, इसको क्या बोलते हैं हम, इंप्लाइड दैट के समान, x बिलोंग्स टू B, अर्थात x जो हो वो एक से संबंधित है, जो ठीक उसी प्रकार x हो B से संबंधित है। इतनी बात समझ में आई ना, इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको इस तरह लिख देता x बिलोंग्स टू A और ये तीर इस तरफ लगा देता ऐसे, और x बिलोंग टू B लिखता, अभी इस तीर का निशान दाएं तरफ था, इस तीर का निशान किस तरफ हो गया, बाएं तरफ, तो इसी को बोलेंगे हम इंप्लाइड बाय। क्या बोलेंगे, इंप्लाइड बाय। इज दैट क्लियर। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं x बिलोंग्स टू A और चिन्ह दोनों तरफ लगा दिए तीर के, मैंने x बिलोंग्स टू B, अभी एक तरफ था तो एम्प्लॉयड दैट दाईं और बाईं ओर था तो एम्प्लॉयड बाय, और दोनों तरफ लगा दिया तो हम इसको कहेंगे, इस चिन्ह को एम्प्लॉयड दैट एंड बाय। क्या कहेंगे, एम्प्लॉयड दैट एंड बाय, अर्थात इस तरफ के सारे अवयव इस तरफ है और इस तरफ के सारे अवयव इस तरफ है, अतः ये कह सकते हैं हम कि जो A है वो किसके बराबर है, B के बराबर। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इसको नोट करेंगे, घर पे देखते हुए वीडियो आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अगला समुच्चय पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी चीज समझ लूंगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गणन संख्या। क्या बोलते हैं, गणन संख्या, इसी को बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझना इसको। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो समुच्चय में उपस्थित सदस्यों की संख्या को बताने का कार्य करती है। ऐसी संख्या जो समुच्चय में उपस्थित
सदस्यों की संख्या बताने का कार्य करते हुए कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा a बराबर 1 2 3 4, b बराबर a b c d। अब देखो यहाँ पर क्या थी, प्राकृतिक संख्या थी, यहाँ पर क्या थे, अंग्रेजी अल्फाबेट्स थे। हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फाबेट्स हैं, नाम है, क्या है, हमें फर्क पड़ता है उसके नंबर से, कितने हैं वो, टोटल संख्या में कितने हैं। तो इसको में कितने हैं, 4, तो हम लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू 4। यहाँ भी कितने हैं, 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन बी इज इक्वल टू 4। जो एन होता है यही कहलाता है हमारा कार्डिनल नंबर। क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर, अर्थात गणन संख्या। क्योंकि अगला जो आप पढ़ने वाले हैं समुच्चय, वो गणन संख्या पर आधारित है, जिसको हम बोलते हैं समतुल्य सेट। क्या बोलते हैं, अगला जो हमारा होगा वो होता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। अब देखो ये कैसा, अच्छा सुनना, यदि दो समुच्चयों की गणन संख्या समान है तो ऐसे समुच्चय एक दूसरे के समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ऐसे यदि दो समुच्चयों की गणन संख्या समान है तो ऐसे समुच्चय एक दूसरे के, जैसे एक दूसरे के समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना, एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर a बराबर 1 2 3 4 5, मैंने लिखा b बराबर a e i o u, तो यहाँ n a कितना है, 5, यहाँ पर n b कितना है, 5। अर्थात ये समुच्चय a जो है, आपको याद है, आप लोग कक्षा 9 में एक पढ़ते थे समरूप का चिन्ह। तो जो समरूप का चिन्ह त्रिभुज में यूज होता है, वहीं पे इक्विवेलेंट के रूप में प्रयोग होता है समुच्चय में। ये जो समरूप का चिन्ह लगेगा, ये क्या कहलाता है, ए इक्विवेलेंट बी। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट, अर्थात समतुल्य समुच्चय बी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब हेडिंग डालेंगे हम उप समुच्चय, बता दें। उप समुच्चय, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट, ठीक है। अब इसको समझ लो पहले, यदि दो समुच्चयों में से पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान हों, क्या काम ने, पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हों, विद्यमान हों, तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है, सबसेट कहलाता है। पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हों तो क्या कहलाएंगे, वो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखते हैं, यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में उपस्थित हों तो पहला समुच्चय दूसरे का
उपसमुच्चय कहलाता है। पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैं कहूं आपसे, ध्यान से देखना इधर, मैंने कहा a बराबर 1 2, क्या कहा, a बराबर 1 या 2, और b बराबर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो ए में कौन कौन से सदस्य हैं, ए और बी, 1 और 2 है, वो 1 और 2 बी में उपस्थित है या नहीं है ना। जब ये है तो हम इसको लिख सकते हैं ए। अब देखो सबसेट का चिन्ह देखो, ओ को घूसा मार दो, लेट जाओ, ये होता है, ये को क्या करना है, घूसा मार के लेटा देना। ठीक है, ये लेटा दिया हमने, ठीक, इसके नीचे एक रहेगी और सीधी रहेगा, ये कहलाएगा ए सबसेट ऑफ बी। क्या कहलाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। इज दैट क्लियर। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, सबसेट, क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी एक विशेषता जान लो, इसकी एक विशेषता, क्या विशेषता है, रिक्त समुच्चय, कौन सा था, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। जैसे हम कह सकते हैं फाइव, फाइव है ना, सबसेट ऑफ ए, फाइव सबसेट ऑफ बी। रिक्त समुच्चय वो सभी समुच्चयों का सबसेट है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता है उसमें हम कहेंगे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्या काम है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे यहाँ ए था ना, हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए। क्या काम है, ठीक है। इसके बाद एक चिन्ह और बनाते हैं इस तरह से, उल्टा ए बना के अगर ए इस तरह लिखते हैं, अगर प्रत्येक बार ए के लिए, हर बार ए के लिए ए अपना खुद का समुच्चय होगा, तो इसको बोलते हैं उल्टे ए के चिन्ह को फॉर एवरी। क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को याद रखना बोलते समय। ठीक है, अब एक अंतिम बात और इसमें समझते हैं, इसके आगे कल इसमें क्या समझते हैं हम कि अगर कोई समुच्चय दिया हुआ है तो उसमें हम अवयवों की या उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं दिए गए समुच्चय में, काय में, दिए गए समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या निकालना, उप समुच्चयों की संख्या निकालना। अब ध्यान देना यहां पर, जैसे मैंने लिखा a बराबर 1 2 3 4, ध्यान समझते हैं ना। मैंने लिखा b बराबर a b c। ठीक है, अब हमें दोनों समुच्चयों के उपसमुच्चय निकालने हैं। क्या निकालने हैं, उपसमुच्चय। ठीक है, तो पहले निकालते हैं a के लिए। किसके लिए निकालते हैं, a के लिए। अब मैंने आपसे कहा कि वो अवयव उसमें विद्यमान होना चाहिए, वही तो समुच्चय है, तो हम केवल 1 ले सकते हैं, ना, केवल 2 ले सकते हैं, केवल 3 ले सकते हैं, केवल 4 ले सकते हैं, इसको समझ हो गए। फिर हम 1 और 2 ले सकते हैं, 1 और 2, फिर हम 2 और 3 ले सकते हैं,
फिर हम 3 और 4 ले सकते हैं, ले सकते हैं। फिर हम 1 और 3 ले सकते हैं, 1 और 3। फिर हम 1 और 4 ले सकते हैं। फिर हम 2 और 4 ले सकते हैं, 2 4 लिया तो नहीं ना अभी हमें, नहीं लिया। फिर हम ले सकते हैं 2 और 3, 2 3 तो ले लिया, 2 4, 2 और 4 ले सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4 तो ले लिया हमने, 4 और 1 और 4 हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, एक तो पूरी संख्या यही हो जाएगी, 1 2 3 4। फिर हमने कहा कि रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अगला क्या आ जाएगा, 5। बस समझ में कैसे निकाले, अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कितना हो गए 12। अभी कम है, 16 होना चाहिए, कहाँ कम रह गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 और 2 हो गया, 2 1 और 3 कहाँ है, 1 और 3 हो गया, 1 और 4 चाहिए, 1 और 4 हो गए, और 2 और 3 हो गया, 2 3 हो गया, 2 और 4, 2 4 कहाँ, 2 4 हो गया, 3 और 4 होना चाहिए, 3 4 हो गया, 3 1 आया क्या, कहाँ नहीं आया, 1 और 3 आया, 3 1 आया क्या, अरे बेटा अभी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 और 2 आ सकता है केवल, दो नहीं आ सकते एक साथ मिलके क्या, 1 2 3 आ सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, और 2 और 3 आ सकते हैं, नहीं आ सकते, और कितना आ सकता है, 3 और 4 आ सकते हैं। अब कितने हो गए भाई, 16, कितने हो गए। अगर हम इसे ऐसे निकालें, हमने कहा ये मान लो ये बड़ा हो जाता है, बहुत छोटा कर लेते हैं, ये भी है, ठीक है। अब इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, तीसरा ए बी हो जाएगा, और चौथा 5 हो जाएगा। यहाँ कितने थे, 2 थे, कितने हो गए 4, यहाँ कितने 4 थे, कितने हो गए 16। अर्थात हमने इससे एक चीज जानी कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय 2 की घाते n के रूप में होते हैं, कितने होते हैं, जहाँ n जो है वो है समझ गए, गणन संख्या, कंसीडर नंबर। इतनी बात समझ में आ गई, इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू फॉर